नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई भी एक टैक्स है। राहुल गांधी को आशंका, बढ़ेंगे तेल और खाद्य सामग्रियों के दाम, एक्शन ले मोदी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव का बयान, बोले समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में हिजाब पर नया विवाद, अनुमति नहीं दी तो 231 छात्रों ने किया परीक्षा देने से इनकार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में AIMIM सांसद का बयान, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी गठबंधन को तैयार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने शराबबंदी को लेकर CM नीतीश पर कसा तंज, कहा बिहार में चल रहा है सर्कस, शराब खोजने की नौटंकी कर रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई भी एक टैक्स है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महंगाई भी एक टैक्स है। राहुल गांधी को है आशंका कि तेल और खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए आगाह किया कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कहा कि वो महंगाई से लोगों की रक्षा करें और तुरंत एक्शन लें। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज़्यादा है और खाद्य कीमतों में 22% का इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं कोरोना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को भी बाधित किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। दरअसल सरकार ने सोमवार को जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने का कारण खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर यानी कि 6.07% पर पहुंच गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी युवाओं की है और कभी बूढ़ी नहीं होगी ये पार्टी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सपा पार्टी युवाओं की पार्टी है और अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला है। अब लक्ष्य 2024 का है, मेहनत करके पार्टी को मजबूत करना है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाल में हुए चुनाव में उन युवाओं की सूची बनाओ जिन्होंने मेहनत की, नंबर नोट करवाओ और आकर वो हमसे मिले। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें बुलाओगे तो हम खुद मिलने आएंगे। तुम ही सब वो युवा हो जो आने वाले समय में विधायक या सांसद बनोगे। 2024 में मेहनत करनी है और सांसद बनाने हैं, प्रदेश बनानी है। और सभी को धन्यवाद, सभी को बधाई। होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में खासे जोश में नजर आए थे। दोस्तों, युवाओं को दिया उत्तर प्रदेश में जो बढ़त मिली है समाजवादी पार्टी को, उसका श्रेय, और कहा है कि आप ही में से कल कोई MLA बनेगा, सांसद बनेगा। खूब मेहनत करो और सांसद ज़्यादा जिता कर लाओ 2024 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में हिजाब पर नया विवाद, अनुमति नहीं दी तो 231 छात्रों ने किया परीक्षा देने से इनकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में फिर हिजाब विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय PU कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। खबर है कि शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वो हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्र छात्राओं ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। वहीं आपको बता दें कि उपनिदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी गठबंधन को तैयार है, AIMIM सांसद का बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ भी भाजपा जाने को तैयार है। इम्तियाज जलील और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश टोपे के बीच मुलाकात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलील ने बताया
कि 2 दिन पहले टोपे ने उनके घर आकर उनसे मुलाकात की थी और इस दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश पर कसा तंज, कहा बिहार में चल रहा है सर्कस, शराब खोजने की नौटंकी कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटरबोट के बाद अब स्निफर डॉग को भी इस काम में लगाने की तैयारी है, यानी शराब तस्करों पर हर तरह से नकेल कसी जा रही है। इसके बावजूद जिले की रहुई प्रखंड में सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले वहां एक शराबी पहुंच गया और पुलिस वालों को गाली देने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब खोजने की नौटंकी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री के पास सबूत खुद चलकर पहुंचा है, इसीलिए कहता हूं कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। ड्रोन और प्लान से भी शराब खोजने की नौटंकी हो रही है, लेकिन यहां शराबी आसानी से मुख्यमंत्री जी की सभाओं में जश्न मनाते हैं। बता दें कि नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश जन संवाद यात्रा को संबोधित करने के लिए आए थे। हालांकि उनसे पहले शराब के नशे में धुत एक आदमी ने जबरदस्त हंगामा खड़ा किया। बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष सहित सहयोगी भी कई बार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। ऐसे में अब सरकार कानूनों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है और अब राज्य में शराब पिया तो शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माने का भुगतान करने पर छोड़ा जा सकता है, पर जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में 1 महीने के साधारण कारावास की सजा होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में नई सरकार का गठन हो चुका है। भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्री पद की शपथ उन्होंने दिलाई। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। बता दें कि मान की कैबिनेट में शुरुआती तौर पर जिन मंत्रियों को जगह दी गई है वो कई क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल हैं और इनमें से भगवंत मान की कैबिनेट में 2 किसान, 3 वकील, 2 डॉक्टर, 1 सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और 1 व्यवसायी को शपथ दिलाई गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोवा में भाजपा की सरकार नहीं बनने देगी कांग्रेस, वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत ने बनाई है प्लान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार करने को तैयार है। हालांकि भाजपा विधायकों के एक समूह ने कहा कि पार्टी अगले 4 या 5 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। हाल में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतने वाली और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली भाजपा ने अभी तक नई सरकार के लिए गठन के लिए दावा पेश नहीं किया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दावा पेश करने में विफल रहना इस बात का संकेत है कि भाजपा के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के मामले में हुई बढ़ोतरी, WHO ने बताया 3 कारण, चीन समेत कई देशों को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन समेत दुनिया के कई देशों में अचानक कोरोना के मामले में वृद्धि ने लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बढ़ते संकट को देखते हुए WHO ने लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों दरअसल कोरोना का सब वेरिएंट ओमिक्रॉन बन रहा है वजह, और प्रतिबंध हटाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय में कमी करना इसके बढ़ने के कारण है। टीकों और वायरस फैलने के संबंध में गलत सूचना देना भी इसका कारण है। WHO ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन का कोई असर नहीं है, जिससे कई लोग टीकाकरण से बच रहे हैं। इसके अलावा ये झूठ फैलाई गई है कि ओमिक्रॉन के आने के बाद कोरोना महामारी समाप्त हो गई है। इसकी वजह से लोग लापरवाही बरतने लगे हैं और अब फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। एशिया में चीन और दक्षिण कोरिया में नए मामले बड़ी संख्या में मिले हैं। चीन के जिलेन प्रांत में लॉकडाउन लगाया गया है और चीन के 3 शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि महामारी के चरम पर कई देशों ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुकानें और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए थे और लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था। लेकिन कोरोना के मामले में जैसे ही गिरावट आई और टीकाकरण के स्तर में वृद्धि हुई, वैसे ही सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को खुली छूट देने का सरकारों ने ऐलान कर दिया। WHO ने संकेत दिया है कि ये कोविड के मामलों को
फिर से उभरने और वेरिएंट के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। में एक मंच पर जुटा समाजवादी कुनबा मुलायम सिंह बोले कि विधानसभा चुनाव की बढ़त 2024 में दिलाएगी बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को मिली बढ़त 2024 संसदीय चुनाव में बड़ी कामयाबी दिलाएगी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, ये पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। नेताजी ने ये बात अपने गांव सैफई में होली समारोह के दौरान कही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत मेहनत की है। उन युवाओं की सूची बनाओ जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उनके नंबर नोट करवाओ, हमसे मिलें वो लोग, और अगर हमें बुलाओगे तो हम खुद मिलने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम ही सब वो युवा हो जो आने वाले समय में विधायक या फिर सांसद बनोगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2024 में बहुत मेहनत करनी है और ज़्यादा संख्या में सपा के सांसद बनाने हैं। इसके अलावा प्रदेश में सरकार भी आगे बनानी है। साथ ही कहा कि युवाओं के बल पर समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश में बेहद मजबूत है और विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे हम भी बेहद खुश हैं और हमें भरोसा है कि ये युवा आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आज़ाद, 10 जनपद पहुंचकर की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद शुक्रवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आज़ाद ने G23 समूह के विचारों को सोनिया गांधी के सामने विस्तार से रखा है। सोनिया गांधी से आज़ाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आज़ाद ने कहा कि कार्य समिति से 5 राज्यों में हार के कारणों पर सुझाव मांगे गए थे। कई नेताओं के बीच अपनी बात रखना आसान नहीं होता, इसीलिए मिलकर उनसे विस्तार से बात हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अच्छी बैठक हुई और बैठक में आने वाले चुनाव में कैसी तैयारी की जाए और उसमें हम अपने पार्टी को किस तरह मजबूत करें और विरोधी पार्टियों से कैसे लड़ा जाए, उस पर चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ गठबंधन में पार्टनर बनने को तैयार है कांग्रेस, पी चिदम्बरम का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी में पैदा हुई हलचल के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में पार्टनर बनकर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। चिदम्बरम ने बात करते हुए कहा कि हर पार्टी को एडजस्टमेंट करना होगा। ये ममता बनर्जी और केजरीवाल पर भी लागू होता है। लड़ाई राज्य दर राज्य होगी। बंगाल में हमें तृणमूल के नेतृत्व के साथ लड़ना होगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में लड़ना होगा और यदि राज्य दर राज्य भाजपा से लड़ते हैं तो उसे हराना संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की हालिया चुनावी हार के लिए केवल गांधी परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के G23 या असंतुष्ट नेताओं की बैठक के एक दिन बाद एक खास न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने पार्टी को नहीं तोड़ने की अपील की। और आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेताओं की तरह चिदम्बरम ने भी पुष्टि की है कि सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने पद छोड़ने की पेशकश की लेकिन इसे CWC ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार ने कैसे एक बार फिर किया बीजेपी के सामने सरेंडर। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि सहमात के खेल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सहयोगी भाजपा से एक और बाजी हार गए हैं। नीतीश ने भाजपा खासकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की इच्छा के मुताबिक लखीसराय के DSP रंजन कुमार का आखिरकार तबादला कर दिया। शुक्रवार को इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। माना जाता है कि ऐसा नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद किया गया। लखीसराय विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है और
कुछ दिन पहले जब सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन के आधार पर 2 भाजपा समर्थकों की गिरफ्तारी हुई थी, तब एक थानेदार और डीएसपी के तबादले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। लेकिन माना जाता है कि स्थानीय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो इस संबंध में कई बार प्रश्न भाजपा विधायक ने उठाया और सोमवार को जब सरकार के जवाब के बाद भी अध्यक्ष ने टिप्पणी की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जमकर खड़ी खोटी सुना दी थी। इसके बाद अध्यक्ष सिन्हा और भाजपा विधायकों में नीतीश के प्रति काफी रोष दिख गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, अब उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के आगे फिर से एक बार नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से आया होली का मैसेज और आरजेडी ने शाराना अंदाज में बिहार सरकार को घेरा। जी दोस्तों, होली को लेकर देश भर में धूम है और कोरोना के कारण 2 साल से लोग इस त्योहार को कुछ खास तरीके से नहीं मना पा रहे थे। इस बार मौका मिला तो खूब तैयारियां हुई और अपने अपने अंदाज से लोग होली मनाने की तैयारी लोगों ने की। इधर होली के बीच सियासी गलियारे से शुभकामनाएं और बधाई संदेश आने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी होली पर संदेश दिया है। वहीं आरजेडी ने बिहार सरकार पर होली के अंदाज में निशाना भी साधा है। आरजेडी ने ट्वीट कर बिहार सरकार पल्ला झाड़ने और विपदा में चूहों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर ट्वीट किया और शुक्रवार को आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि कितनी आसानी से पल्ला झाड़ रही है सरकार, बिहार में आई हर विपदा का चूहा जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा। बता दें दोस्तों कि जब थाने से शराब गायब हुई थी शराबबंदी के दौरान बिहार में, तो ये बयान आया था कि माल खाने में चूहों की वजह से ऐसा हुआ है और इस बात को लेकर कई बार विपक्ष सरकार पर तंज कसता रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की चेतावनी, बॉर्डर इलाकों में तनाव के बीच सैन्य बजट में कटौती करना खतरनाक। जी दोस्तों, संसद की स्टैंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1,52,000 करोड़ रुपए का हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि सेना की ताकत के लिहाज से कैपिटल हेड सबसे अहम पार्ट होता है और इससे हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन आदि खरीदी जाती है। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद जुएल ओरांव हैं और वहीं राहुल गांधी, शरद पवार सहित 30 सांसद इसके सदस्य हैं। कमेटी ने कहा कि थल सेना ने 46,844 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 32,115 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह वायुसेना को 85,323 करोड़ रुपए के बजाय 56,852 करोड़ और नौसेना को 67,623 करोड़ रुपए के बजाय 47,551 करोड़ रुपए मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली में टूट सकता है 77 सालों का रिकॉर्ड और अप्रैल, मई और जून में सताएगी भीषण गर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मार्च के महीने में अब तक मौसम शुष्क रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और गर्मी के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है और इस बीच जनवरी 2022 में बारिश का 122 सालों का रिकॉर्ड तो टूटा ही है, साथ ही सर्दी का भी 72 साल का रिकॉर्ड बना और अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस साल मार्च में अधिक गर्मी पड़ने की प्रमुख वजह पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनना होना है और इसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं घड़ी की दिशा में उल्टी दिशा में घूमकर आ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद भाजपा नेताओं में टक्कर सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम व सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद अब सोशल मीडिया में भाजपा के कद्दावर नेताओं की राड़ छिड़ गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों पर डिप्टी सीएम से
पैसा लूटने का आरोप लगाया और इसके बाद सोशल मीडिया में तमाम आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम की हार के पीछे भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष आशीष केसरवानी उर्फ बच्चा व महामंत्री संजय जायसवाल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली चुनावी जीत, समाजवादी पार्टी ही है विकल्प, जमकर बरसे अखिलेश। यहाँ दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मान लिया है। उन्होंने कहा कि जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था को भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी और बढ़ गई है। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो छल और बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है और जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई है। भाजपा की ताकत पहले। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।